हेलो बच्चों। तो हम लोग यहाँ पर आज सेंटर ऑफ मास के बारे में सीखने वाले हैं, राइट। तो सेंटर ऑफ मास को सीखने के लिए मैं यहाँ पर पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। डायग्राम में हमारे पास बेसिकली दो मास एज्यूम करने हैं हमें, राइट। एक मास को एक पर्टिकुलर नाम दे देना है, जैसे कि पहला मास जो है हमारा M1 है, ओके। और जो दूसरा मास है वो है हमारा M2। M1 और M2 दो मासेस है हमारे पास, ओके। और यहाँ पर अब कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करेंगे, जैसे कि ऊपर की तरफ हमारा वाई एक्सिस है, ओके। और इस तरीके से, और ओरिजिन की लाइन में ही हमने ये मासिस हमने ड्रॉ किए हुए हैं, ओके। तो ये हमारा ओरिजिन होगा ओ, ओरिजिन को ओ नाम दिया है। अब यहाँ पर मैं जो हमने मासेस लिए M1 एंड M2, उसका जो मिड पॉइंट है उसको मैं एज अ सी नाम दे देता हूँ, ओके। मिड पॉइंट सी। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि ये मिड पॉइंट ही हो, बट मिड पॉइंट हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि अभी तो हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट। तो ज़रूरी नहीं कि सेंटर ऑफ मास एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे ही मिले, राइट, ओके। अब यहाँ पर जो ओरिजिन वाला एक्सिस है उससे जो सी पॉइंट है उसका डिस्टेंस अगर देखें तो उसको हम लोग यहाँ पर लेंगे x, ओके। तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया x। अब बारी बारी की इसे डिस्टेंस देखेंगे, जैसे कि M1 से ओरिजिन का डिस्टेंस, तो उसको मैं यहाँ पर ले लूँगा x1। और सिमिलरली M2 से ओरिजिन तक का डिस्टेंस, तो ये हमारा x2 है, राइट। x1 एंड x2, ओके। अब हम लोग यहाँ पर सेंटर ऑफ मास की जो फॉर्मूला है वो डिराइव करेंगे। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम, राइट, कहाँ पर है? सी पॉइंट पे है। तो सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस x हुआ हमारा। तो यहाँ पर फॉर्मूला के हिसाब से इक्वेशन डिराइव कर पाएंगे, और वो होगी x इज इक्वल टू, अब इक्वेशन यहाँ पर हमें मिलेगी M1 इंटू x1 प्लस M2 इंटू x2, राइट, अपॉन टोटल मास। टोटल मास मतलब कि कितने यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स है? दो ऑब्जेक्ट्स है, तो टोटल मास मतलब यहाँ पर M1 प्लस M2 हो जाएगा, राइट बच्चों। तो ये हमारा जो सिस्टम है, दो ऑब्जेक्ट वाला सिस्टम, उसका सेंटर ऑफ मास की फॉर्मूला होगी। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट वाला ही सिस्टम है, तो उसके सेंटर ऑफ मास की ये होगी फॉर्मूला। अब हम लोग एक केस की बात करेंगे, मतलब कि इफ़ M1 और M2, राइट, M1 और M2 दोनों ही सेम मास वाले हैं, दोनों का मास सेम है, और वो मास है इज इक्वल टू M, राइट। तो M1 भी M है, M2 भी M है। अगर ये केस हमारे पास है तो हमारा इक्वेशन थोड़ा सा बदल जाएगा। तो x इज इक्वल टू अब क्या आएगा? M1 की जगह पर M एंड x1 एज इट इज़, प्लस M2 की जगह पर M, x2 एज इट इज़, राइट। और फिर यहाँ पर डिनोमिनेटर में M1 और M2 की जगह पर M प्लस M, राइट। तो M प्लस M क्या हो जाएगा? 2M हो जाएगा, दोनों का समेशन, ओके। अब यहाँ पर जो हम लोग अगर M कॉमन निकालें तो ये M के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जो न्यूमरेटर है उसमें से M कॉमन, और वो डिनोमिनेटर के M को कैंसिल कर देगा। तो हमारे पास लास्ट इक्वेशन बची, वो अगर लिखे तो वो हमें मिलेगी x1 प्लस x2, राइट, अपॉन 2। मतलब कि जब कभी भी मासेस यहाँ पर सेम होंगे तो हमारा सेंटर ऑफ मास एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे मिलेगा x1 प्लस x2/2 करने से। बट अगर M1 अलग है, M2 अलग है, तो हमारा सेंटर ऑफ मास एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे नहीं मिलेगा बच्चों, ओके रहे। अब यहाँ पर हमारे पास तो सिर्फ दो ही ऑब्जेक्ट है, M1 एंड M2। बट यहाँ पर मान लीजिए कि बच्चों n तक ऑब्जेक्ट्स है, n नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो तब हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा उसका यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे। तो तब मान लीजिए कि n नंबर तक पार्टिकल्स है हमारे पास, तो M1 x1, ओके।
फिर सिमिलरली यहाँ पर प्लस करके m2 x2 करेंगे, ओके। एंड ये जो टर्म है वो जाएगा सीधा n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट की तरफ mn, और यहाँ पर आएगा xn। और जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में डायरेक्ट समेशन आएगा, जैसे कि m1 प्लस m2 प्लस अप टू mn, राइट। तो ये डायरेक्ट समेशन होगा सारे मासेस का, राइट। तो ये हो गई x की फॉर्मूला जब n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। और अब इस इक्वेशन को हम लोग शॉर्ट में कट आउट करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा बड़ा इक्वेशन है। मान लीजिए कि आपके पास 50 पार्टिकल्स आ गए, तो 50 तक तो हम लोग लिखने नहीं बैठ पाएंगे। तो तब हमें क्या करना है, सिग्मा ले लेना है। सिग्मा इज़ अ फॉर्म ऑफ समेशन, ये समेशन ही है और कुछ नहीं है बच्चों। तो सिग्मा मतलब कि समेशन ही होता है, मतलब mi, फिर आएगा xi, क्योंकि सारे टर्म सेम ही है। सारे टर्म सेम है तो हम लोग सिग्मा एम आई एक्स आई लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी सारे टर्म सेम है, मतलब कि टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट m1 प्लस m2 प्लस अप टू mn। तो यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं कि भाई समेशन ऑफ सारे मास इज एम आई, ओके। तो पूरा इक्वेशन कट आउट हो गया, इतने स्मॉल टर्म्स में आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारा सिग्मा है, जो न्यूमरेटर है वो तो मैं एज इट इज़ ही लिख रहा हूँ, बट जो डिनोमिनेटर है उसमें मासेस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स है, मतलब कि पूरे सिस्टम का ही मास आ गया वो, राइट। तो पूरे सिस्टम का अगर मास आ गया तो वहाँ पर मैं कैपिटल एल डायरेक्टली लिख सकता हूँ, क्योंकि सिग्मा एम आई मतलब कि पूरे समेशन, पूरा समेशन है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब का समेशन, राइट। तो यहाँ पर कैपिटल एम हम लोग इजीली लिख सकते हैं, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग है। तो अगर वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिग्मा एम आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एम आई, राइट। सिग्मा एम आई का मतलब यहाँ पर कैपिटल एम भी लिख सकते हैं, बट मान लीजिए कि दूसरे केस में हमारा सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग है, राइट। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगी सिग्मा एम आई वाई आई, राइट। यहाँ पर आ जाएगा वाई आई, डिस्टेंस वाई में चला जाएगा, और यहाँ पर आएगा सिग्मा एम आई, ओके। और लास्ट में जो हमारा सेंटर ऑफ मास है वो जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग है अगर, तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एम आई, फिर आएगा जेड आई, ओके। तो जेड आई अपॉन यहाँ पर आएगा सिग्मा एम आई, ओके। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग किसी भी एक्सिस के अकॉर्डिंग सेंटर ऑफ मास लिख सकते हैं, राइट। अब मान लीजिए कि हमारा जो पोजीशन वेक्टर है वो है वेक्टर r1। तो वेक्टर r1 यहाँ पर i लिख लेंगे, क्योंकि i नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, राइट। r1 की जगह पर i। तो जनरलाइज अगर इक्वेशन को करें तो हमारा xi होगा, xi आई हैट, क्योंकि वो x एक्सिस में होगा, राइट। प्लस सिमिलरली अगर y एक्सिस में भी है, 3 डायमेंशन में, तो yi आई हैट, राइट। और फिर लास्ट जो टर्म है उसमें जेड आई, और फिर यहाँ पर आएगा यस, यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पर आई हैट की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, जे हैट, ओके। तो जे हैट प्लस लास्ट में जेड आई, ओके। और ये होगा लास्ट टर्म के हैट वाला। तो यूनिट वेक्टर के अलोंग यहाँ पर पोजीशन वेक्टर्स लिखी गई है, राइट। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ith पार्टिकल, राइट। और अब मैं यहाँ पर इक्वेशन लिखने वाला हूँ सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, राइट। मतलब कि वेक्टर r, क्योंकि सेंटर ऑफ मास भी यहाँ पर 3 डायमेंशन में है। तो वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स, सेंटर ऑफ मास वाला x है यहाँ पर, राइट। आई हैट प्लस फिर कैपिटल में y,
यहाँ पर आएगा जे हैट, ओके, और फिर प्लस जेड सेंटर ऑफ मास अलॉन्ग विद जेड के हैट, राइट। तो ये कैपिटल आर पोजीशन वेक्टर है सेंटर ऑफ मास के, और यहाँ पर जो मैंने पहले वेक्टर आर आई लिखा था ये पोजीशन वेक्टर है ith पार्टिकल के, राइट। तो अगर इसको कॉम्बिनेशन में हम लोग लिखे सेंटर ऑफ मास की फॉर्मूला कंबाइन करके, तो वहाँ पर फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आएगी, वेक्टर आर इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा सिग्मा एम आई इंटू वेक्टर आर आई, राइट। ये फॉर्मूला होगी अपॉन, यहाँ पर आएगा कैपिटल एम। तो ये बेसिकली सेंटर ऑफ मास की फॉर्मूला हो गई इन अ 3 डायमेंशनल, राइट। अब मान लीजिए कि यहाँ पर जो सिग्मा एम आई इंटू वेक्टर आर आई, राइट, ये जो इक्वेशन है उसमें वो ज़ीरो हो जाता है, राइट। ज़ीरो कैसे होगा, जब यहाँ पर हमारा जो मिड पॉइंट है बच्चों, मान लीजिए कि हमारा जो ये मिड पॉइंट है वो खुद ही ओरिजिन है, राइट। अगर वो खुद ही ओरिजिन है तो कोई डिस्टेंस ही नहीं बचा, कोई डिस्टेंस नहीं बचा, इसलिए वो ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो हो जाएगा तब हमारा वेक्टर आर जो सेंटर ऑफ मास वाला जो फॉर्मूला है उसमें ये ज़ीरो आ जाएगा, राइट। मतलब कि जब कभी भी सेंटर ऑफ मास में ज़ीरो मिले, उसका मतलब ये हुआ बच्चों कि यहाँ पर ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास का कोई डिस्टेंस ही नहीं है, ओरिजिन खुद ही सेंटर ऑफ मास हो गया है, ओके। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास की फॉर्मूला लिखें तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिग्मा डेल्टा एम आई इंटू एक्स आई, राइट, अपॉन फॉर्मूला में यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा डेल्टा एम आई, ओके। तो ये सेंटर ऑफ मास हुआ अकॉर्डिंग टू एक्स कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो वाई इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा एम आई, राइट, इनटू वाई आई लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि वाई डिस्टेंस होगा, ओके। तो सिग्मा यहाँ पर नीचे फुल मास हो जाएगा, मतलब कि सिग्मा डेल्टा एम आई, ओके। और फिर लास्ट में अकॉर्डिंग टू जेड है तो जेड में लिखेंगे सिग्मा डेल्टा एम आई इंटू जेड आई, ओके, अपॉन अगेन टोटल मास वाला टर्म यहाँ पर आएगा सिग्मा डेल्टा एम आई, ओके बच्चों। तो इस तरीके से किसी भी कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर सेंटर ऑफ मास की फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने हर जगह पर सिग्मा यूज़ किया है, अब सिग्मा की जगह पर हम लोग इंटीग्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। इंटीग्रेशन का मतलब कि टोटल समेशन होगा। तो इस तरीके से हम लोग सेंटर ऑफ मास को यहाँ पर डिराइव कर सकते हैं।